हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बहुत बेहतरीन टॉपिक वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पढ़ने वाले हैं। इसमें भी वर्तनी शुद्धि पढ़ेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। एक समीक्षा अधिकारी और यूपी सिपाही दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए आप दोनों लोग इस वीडियो को देखिए, अच्छे से पढ़िए। 1 महीने से के लगभग समय है आपके पास। बेहतरीन तरीके से यहाँ पे व्याकरणिक बात बताई गई है, जो व्याकरण में मिलता है, इसके बारे में नियम, शर्त और जहां हम लोग गलती करते हैं उस पर मैंने फोकस किया है। बहुत बेहतरीन तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को हमने इसमें शामिल किया है जिसमें आप गलत होते हैं। और निश्चित तौर पे अगर आप इस वीडियो को पढ़ लिए, इस वीडियो को देख लिए बेहतरीन तरीके से, तो वर्तनी शुद्धि में बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग जुड़ते रहिए। इधर बीच में काफ़ी लोग इस चैनल पर जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, इसमें भी हम लोग वर्तनी शुद्धि पढ़ेंगे आज। ठीक है, फिर अगले क्लास में वाक्य का नंबर आएगा। अभी वर्तनी शुद्धि के बारे में पढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, छोटा छोटा ही पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह भागने की ज़रूरत नहीं है। कहीं गाड़ी नहीं छूट रही है हमारी। आराम से पढ़ना है, ठीक है, और समझ समझ के पढ़ना है। हमें व्यू नहीं बढ़ाना है, हमें आपको समझाना है। व्यू बढ़ता रहेगा जब अच्छा हम पढ़ाएंगे और आपको समझ में आएगा तो व्यू अपने आप बढ़ेगा, चैनल अपने आप आगे बढ़ेगा। सबसे ज़रूरी है आपके करियर, आपके भविष्य की बात है, इसलिए समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए वर्तनी शुद्धि के बारे में पढ़ते हैं। लिखने की रीति को ही वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। लिखने की रीति को, जो हम लोग लिखते हैं या जो ये देख रहे हैं आप लिखा गया है, इसी रीति को, लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। या हिज्जे, स्पेलिंग, हिज्जे अर्थात स्पेलिंग भी कहलाती है। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। मैंने बोला ना, उच्चारण सही होगा तो वर्तनी भी सही होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोगों में 70 से 80% लोग शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं। उसके पीछे कारण है कि 70% आबादी गांव में रहती है। गांव में कहीं भोजपुरी दूसरे टाइप का है, कहीं अवधी है, कहीं कुछ है। सभी भाषाओं के मिक्सअप होने के कारण हम लोग उच्चारण शुद्ध नहीं कर पाते हैं। और ये अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के से होता है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ लिया है वो उच्चारण में गलती नहीं करता है। इसमें अक्सर क्या होता है कि हम लोग, जैसे गांव वगैरह साइड के जो लोग हैं, वो लोग वर्तनी तो लिखते हैं शुद्ध, लेकिन उच्चारण करते हैं गलत। और शहर की बात करें, शहर के लोग लिखते गलत हैं, उच्चारण लगभग सही करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्याएं हैं हर जगह कुछ न कुछ। बस हमें अपने बोली भाषा से नहीं लेना देना है। हमें जहाँ से नंबर बटोरना है, जहाँ से सिलेक्शन लेना है, वहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। ऐसे में यदि उच्चारण गलत होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। जाहिर सी बात है, अगर हम उच्चारण गलत करेंगे तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। हालांकि वर्तनी पे विशेष ध्यान रख करके तैयार करके इसको सही किया जा सकता है। जब इसको सही हम लोग कर लेंगे तो उच्चारण अपने आप सुधार हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं गुस्सा आ रही है। गुस्सा आ रही है वाक्य है, गलत है। गुस्सा आता है, आती नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग जल्दीबाजी में, ट्रेन आ गया, ट्रेन आता नहीं है, ट्रेन आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, वर्तनी का संबंध सीधा उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। ऐसे में यदि उच्चारण गलत होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। जैसे बात, शुद्ध शब्द बात होता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं बात बात, वली बली, वहन वहन, शंकर शंकर, सब सव सव, वाद वाद, वार बार इत्यादि। ठीक है, तो इसमें शुद्ध जो है आप समझ ही रहे हैं। प्रायः अपनी मातृभाषा बोली या अनेक भाषा बोलियों के संपर्क के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियां आती हैं। देखिए, यही मैंने बोला था ना उस दिन। कोई बता रहा था सर परेशान होता है, परेशान नहीं। तो उस पर मैं बोल रहा हूँ, परेशान तो खैर मैं नहीं बोला था, पता नहीं कहाँ जबान फिसली, मुझे नहीं याद है। लेकिन ये बताया ना
कि कोई कठिन शब्द नहीं, इसलिए उसका तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हाँ, कुछ गलतियां हो जाती हैं, सबसे होती हैं, हमसे भी होती होंगी। तो इसके पीछे यही कारण है। मुख्य कारण देखिए यहाँ पे मैंने उल्लेख किया है, प्रायः अपनी मातृभाषा या बोली या अनेक भाषा बोलियों के संपर्क के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती हैं, जिससे शब्दार्थ में आंशिक या पूर्ण विकार आ जाता है। और कभी कभी तो शब्द मूल अर्थ से परे भिन्न अर्थ भी प्रकट करने लगते हैं अथवा अर्थहीन हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारी देवनागरी लिपि संसार की अन्य लिपियों से अधिक वैज्ञानिक मानी गई है, क्योंकि इसमें सभी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता तो है ही, साथ ही एक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए एक ही लिपि चिन्ह है। फिर भी लोग प्रायः वर्तनी संबंधी अशुद्धियां करते हैं। इनमें से विशेष अशुद्धियां निम्नलिखित है। देखते हैं कौन कौन सी अशुद्धियां निम्नलिखित में है। ड़ और न का प्रयोग, जैसे देखिए लिखा है ड़ और न। ड़ अधिकतर संस्कृत अर्थात तत्सम शब्दों में आता है। जिन तत्सम शब्दों में ड़ होता है उनके तद्भव रूप में ड़ के स्थान पर क्या हो जाता है, न हो जाता है। जैसे रण का तद्भव में रन हो जाता है, कड़ का कन हो जाता है, फड़ का फन, विष्णु का विसुन इत्यादि। अगला क्या है, जबकि खड़ी बोली में न का प्रयोग होता है, अधिकता से होता है किसका प्रयोग, न का प्रयोग। खड़ी बोली में ड़ और न का प्रयोग संस्कृत नियमों के अनुसार होता है। समझ में आई बात। खड़ी बोली में ड़ और न का प्रयोग संस्कृत नियमों के अनुसार होता है, जबकि पंजाबी और राजस्थानी भाषा में ड़ ही बोला जाता है। आपने पंजाबी और राजस्थानी भाषा सुना होगा, उनके मुंह से न की जगह ड़ लगता है। न का प्रयोग करते समय निम्नांकित नियमों का ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं कौन सा नियम है। क नियम क को देखते हैं तो इसमें है, संस्कृत की जिन धातुओं में ड़ होता है उनसे बने शब्दों में भी ड़ रहता है। जैसे छड़, प्रण, वरुण, निपुण, गुड़, गढ़ इत्यादि। ठीक है, ये संस्कृत के शुद्ध शब्द हैं, छड़, प्रण, वरुण, निपुण, गुड़ इत्यादि। ख में क्या है, किसी एक ही पद में री, र, श के बाद न हो तो न के स्थान पे ड़ हो जाता है। जैसे ऋण, ऋण का ऋण, कृष्ण का कृष्ण, भूषण का भूषण, उष्ण उष्ण, रामायण का रामायण इत्यादि। किंतु यदि न से पूर्व इनसे भिन्न वर्ण आए तो न का ड़ नहीं होता। जैसे अर्चना, मूर्छना, प्रार्थना, रचना। ये सब हालांकि आप लोग जानते हैं, एक नज़र देख लेते हैं, फिर ये सब आप लोग जानते हैं, आसान चीज़ें हैं। आगे मुख्य चीज़ें और है। छ और छतरी वाला, छाता वाला छ, छतरी वाला छ संबंधी अशुद्धियाँ भी होती हैं। कैसे होती है, छ यदि एक स्वतंत्र व्यंजन है तो छतरी वाला छ संयुक्त व्यंजन है। किससे मिलकर बिना है, आधा क और मूर्धन्य स से बनका है। आधा क और मूर्धन्य स से। और छतरी वाला छ संस्कृत अर्थात तत्सम शब्दों में अधिक प्रयुक्त होता है। जैसे शिक्षा, प्रतीक्षा, परीक्षा, छत्री, अधीक्षक, नक्षत्र, क्षण, क्षमा, क्षोभ, तीक्ष्ण, क्षेत्र, ये सब क्या है, ये सब संस्कृत के शब्द है। आगे देखिए ब और व के प्रयोग में हिंदी में प्रायः अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों का कारण अशुद्ध उच्चारण है। शुद्ध उच्चारण के आधार पर ही ब और व का भेद किया जा सकता है। जैसे वहन, वहन का अर्थ होता है ढोना। यदि हम वहन को वहन गलती से बोलते हैं, ब की जगह व लगाते हैं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वहन माने सिस्टर होता है, जबकि वहन का अर्थ होता है ढोना। ठीक है, वहीं बहन का अर्थ भगनी अर्थात सिस्टर इंग्लिश में कह सकते हैं होता है। इसी तरह वार, वार अलग चीज है, प्रहार अलग है। बार, आवृत, वाद, विचारधारा। ठीक है, ये सब हो गया। तालब, अब यहां से देखिए इंपॉर्टेंट है, ये है, इसे कहते हैं तालब्य स, इसे कहते हैं मूर्धन्य स, इसे कहते हैं दंत स। कैसे कैसे बोले जाते हैं वो मुंह के डायरेक्शन
स्थान के आधार पर ही निर्धारित किया गया है। इसे हम लोग वर्णमाला में बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो इन तीनों ये तीनों अक्षर भिन्न भिन्न है, इन तीनों की उच्चारण प्रक्रिया भी अलग अलग है, लेकिन उच्चारण दोष के कारण ही वर्तनी संबंधी अशुद्धियां होती हैं। इसमें होता क्या है, हम लोग स और दंत स इस स में और इस स में उच्चारण अगर गलत किए तो आपका उच्चारण गलत हो जाता है। सड़क, सड़क को सड़क बोलिए तो सड़क मूर्धा में टच करेगा तो तालव्य स हो जाएगा, वो शुद्ध हो गया। सड़क होता सड़क, जब दांत अपना जो जीभ है, जीभ का अगला हिस्सा दांत में टच करता है, सड़क, देखो सड़क, सड़क बोलिए तो जीभ का अगला हिस्सा दांत में टच कर रहा है, तब आपका शुद्ध उच्चारण निकलेगा। यही शहर, शहर बोलना है तो जीभ थोड़ा सा मुड़ करके मूर्धा में तालू में टच करता है, दांत के हल्का सा ऊपर, और जो मूर्धा है बीच में ऊपर वाला छत, उसके आगे उस स्थान को तालू बोलते हैं, शहर। तो जीभ मुड़ करके तालू में टच करता है, दांत के ऊपर वाले स्थान को तालू कहा जाता है। तो अगर हम इस तरह से बोलने का अभ्यास करें तो हमारा शुद्ध उच्चारण होगा। जब शुद्ध उच्चारण होगा तो लिखना भी शुद्ध शुरू कर देंगे। इनके उच्चारण या प्रयोग में निम्नांकित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं कौन कौन सी बातों का ध्यान रखने के लिए बताया जा रहा है। कह रहा है मूर्धन्य स केवल संस्कृत शब्द में आता है, जैसे संतोष, भाषा, गवेषणा, पीयूष, चषक, मूषक, द्वेष, शुश्रूषा। ठीक है। और क्या दे रहा है, ख संधि करने में क, ख, ट, ठ, प, फ के पूर्व आया हुआ विसर्ग हमेशा क्या हो जाता है, स। ये सब आप लोग जानते हैं, जैसे निधन कपट निष्कपट, निधन फल निष्फल, निधन पाप निष्पाप हो गया। ठीक है। ग में क्या दे रहा है, ग में है जिन संस्कृत शब्दों की मूल धातु में मूर्धन्य स होता है उनसे बने शब्दों में भी मूर्धन्य स रहता है। जैसे शिष धातु से शिष्य बना है, शिष्ट धातु से शेष आदि बना है, अब अशेष आदि शब्द बने हैं। ठीक है। थोड़ा तेज कर रहे हैं, हमको आज थोड़ा लेट हो रहा है, कहीं जाना है। घ में देखिए, यदि किसी शब्द में दंत स इसे कहते हैं, दंत स हो तो उसके पूर्व अ या आ के सिवा कोई भिन्न स्वर हो तो दंत स के स्थान पे क्या हो जाता है, मूर्धन्य स। जैसे सुषमा, देख रहे हैं, सुषुप्ति आदि। ट वर्ग के पूर्व अगर मूर्धन्य स आता है, जैसे षोडश, षडानन, कष्ट, नष्ट। ट वर्ग के पूर्व केवल मूर्धन्य स आता है। री के बाद प्राय स आता है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, संस्कृत शब्दों में च छ के पूर्व स ही आता है, जैसे निश्चल, निश्चय आदि। इसी तरह जहाँ तालव्य स और मूर्धन्य स एक साथ आते हैं, वहाँ तालव्य स के पश्चात मूर्धन्य स आता है, जैसे षोडश, शीर्षक, शेष, विशेष, ये सब आप जानते ही हैं। उसी प्रकार तालव्य स और मूर्धन्य स एक साथ प्रयुक्त होते हैं, वहाँ स पहले आता है, जैसे शासन, शासक, प्रशंसा, निशंस इत्यादि। ठीक है। यदि तत्सम शब्दों में तालव्य स हो तो तद्भव में स हो जाता है। मैं पढ़ाया हूँ आपको तत्सम तद्भव में, बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सब उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है। अगला क्या है, उपसर्ग के रूप में निह, वी आदि आने पर मूल शब्द का दंत स पूर्ववत बना रहता है। कैसे, निःसंशय, विस्तृत, विस्तार, निसंदेह इत्यादि उदाहरण से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे दिया है कुछ शब्दों के रूप वैकल्पिक, अर्थात दोनों रूप सही होते हैं। जैसे कोश, देखिए एक जगह मूर्धन्य स लिखा है, एक जगह दंत स। इसी तरह केसर, एक जगह केसर तालव्य स, एक जगह दंत स। एक देखिए कौशल्या और एक कौशल्या। हनुमान, चाहे बड़ा ऊ लगाए चाहे छोटा ऊ, दोनों शुद्ध रूप है। इसी तरह केसर अंजलि या अंजलि, वशिष्ठ या वशिष्ठ, 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 कसा, कसा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ कौशल्या अपवाद है तो दोनों सही, लेकिन आयोग जो है इसी को शुद्ध मानता है, ध्यान रखिएगा, तालव्य स वाले को शुद्ध मानता है। ठीक है।
और अगले में से कोई याद नहीं आ रहा है कौन सा, अंजलि को शायद इसमें, हाँ अंजलि, अंजलि को शुद्ध मानता है। इसे जो है हम लोगों को आगे देखना पड़ेगा, देख लेंगे आगे, हमने इसको लिखा हुआ है। सा जैसा प्रयोग, इस सा का प्रयोग की बात हो रही है। सा जैसा दोनों शब्द है, सा जैसा, यहाँ पे जैसा, सा जैसा आदि सारूप्यवाचकों के पूर्व हाइफन, हाइफन मतलब जो छोटा सा दिखता है बीच में डैश, का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे तुम सा, अगर कहीं सा सी आ रहा है तो उस शब्द के, जिस शब्द के साथ आ रहा है उसके बीच में आप हाइफन लगाएंगे। देखिए उदाहरण, तुम सा के बीच में लगा हुआ है। कौन सा, देखिए लगा है हाइफन। राम जैसा, देखिए हाइफन लगा है। चाकू से तीखे, देखिए हाइफन लगा है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, इसका बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, 10%। इसीलिए फिर लोग कहते हैं कि अरे मेरा तो नंबर ही कम आता है। अरे जब शुद्ध लिखोगे नहीं तो नंबर कैसे मुख्य परीक्षा मिलेगा हिंदी मीडियम वालों? पहले आप शुद्ध लिखना सीखिए, उसके बाद अपना कंप्लेन करिए। तो मुख्य परीक्षा में बहुत सारी कमियां हैं। 90% लोग समझ लीजिए 2-4 विराम चिन्हों को छोड़ करके नहीं तो लोग प्रयोग ही नहीं करते हैं, और फिर बाद में कहते हैं हिंदी में नंबर। अरे यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में अच्छे लोग प्रोफेसर वगैरह काफी चेक करते हैं। वो चाहते हैं कि आप जब हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी को फॉलो करिए, कुछ तो ऐसा चीज दिखाइए ताकि उनको अच्छा लगे। तुम सा, कौन सा, इस तरह लिखते चले जा रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा एक ठो कामा पता है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह पता है, एक फुल स्टॉप पता है, और बहुत ज्यादा जानकारी है तो इम्पॉर्टेंट डबल इन्वर्टेड कामा पता है, सिंगल इन्वर्टेड कामा पता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा जानकारी है तो एक विस्मयादि बोधक चिन्ह याद है। अरे भैया और बहुत से चिन्ह होते हैं, ठीक है। मैं विराम चिन्ह में जब क्लास पढ़ाऊंगा विराम चिन्ह वाला, तब मैं उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तो ध्यान रखिए, तुम सा, कौन सा, जैसा, राम जैसा, चाकू से तीखे, जहां भी सा और जैसा, सा सी से, तीनों की बात कर रहे हैं, सा सी से जैसा, ये शब्द जहां जिसके साथ जुड़ा हो उसके बीच में ऐसे हाइफन आप लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगला शब्द देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए, ऐनक वाला ए है और एक ए है का प्रयोग देखते हैं। ए और ए का प्रयोग अव्यय, क्रिया तथा बहुवचन बनाने में होता है। ये प्रयोग क्रियाओं के भूतकालिक रूपों में होते हैं। लोग इन्हें कई तरह से लिखते हैं, जैसे आई कोई लिखता है तो कोई ए वाला आई लिखता है, कोई आए और आए ऐसे ऐसे लिखता है, कोई गई गई ऐसे लिखता है, गए गए ऐसे लिखता है, और हुआ हुए हुए इत्यादि इस प्रकार लिखते हैं। लेकिन इसके भी कुछ नियम है, ऐसे नहीं जो मन करे वो लिख दिया आपने, इसके भी नियम होते हैं, व्याकरणिक नियम है, ठीक है। इस पर अच्छे से अभी आगे चल रहे हैं चर्चा करने का। जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग, पुल्लिंग कैसे लिखा जाता है? शुद्ध लिखा है, नहीं लिखा है। पुल्लिंग कैसे लिखा जाता है? शुद्ध पुल्लिंग ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, ठीक है। तो वही आधा ला एक और मान के चलिए। भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन में क्या लिखा जाता है? या अंत में आता है, उसके बहुवचन में ए, ठीक है। भूतकालीन पुल्लिंग एक वचन रूप में क्या आएगा? या आएगा, और उसके बहुवचन रूप में वही ए हो जाता है, और स्त्रीलिंग में ई हो जाता है, और बहुवचन में ई के साथ एक बिंदी देख रहे हैं लगा हुआ है, का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। या ए ई का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण के रूप में देखिए नीचे क्या दिया है, गया। उदाहरण के लिए गया, आया का स्त्रीलिंग क्या होगा? गई, और बहुवचन हो जाएगा गई, बिंदी लग जाएगा, ठीक है। गई आई नहीं, एक गलत शब्द है। ई बड़ा ई जो देख रहे हैं, अगर ये आप लगा रहे हैं तो व्याकरण की दृष्टि से गलत है। वो बात अलग है, काफी चेक करने वाला, ये बहुत बारीक चीज है, बहुत इसके लिए ग्रामर व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है। तो गया आया का स्त्रीलिंग गई, गई होगा, ठीक है। ये बिंदी लगा गई, कई स्त्रियां आ गई हैं, गई हैं, ठीक है। सिंगल के लिए, एक वचन के लिए गई, बहुवचन के लिए गई के साथ एक बिंदी लगा देंगे। इसी प्रकार बहुवचन में देखिए गए,
आए होगा, बिंदी लग गया है ना, एक एक बिंदी लगा हुआ है। गए आए नहीं, ठीक है, ये गलत है। गए आए गलत है, गए आए होगा, बिंदी साथ में लगा रहेगा, ठीक है। ख, ख में क्या है, जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ, क्या आ आता है, उसके पुल्लिंग बहुवचन में क्या होगा, ए होगा, ध्यान रखिएगा। उसके पुल्लिंग बहुवचन में ए होगा और स्त्रीलिंग एक वचन में ई होगी तथा बहुवचन में ई के साथ देखिए बिंदी है। क्या समझ में आई बात? कि जिस क्रिया की अरे यार भूतकालिक ही बार बार नहीं बोल पा रहे हैं हम, पता नहीं क्या हो जा रहा है। जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ आता है, ठीक है, उसके पुल्लिंग बहुवचन में ए होगा, स्त्रीलिंग एक वचन में ई तथा बहुवचन में ई के साथ बिंदी वाला ई प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे हुआ का स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग में ही एक वचन है, हुआ का स्त्रीलिंग एक वचन में हुई होगा और बहुवचन में हुई के साथ देखिए बिंदी लग गया। फिर पुल्लिंग एक वचन में हुआ तो बहुवचन में हुए हो जाएगा। यहाँ पे ए देखिए लगा हुआ है, ए वाला जो देख रहे हैं ना, ये गलत है, ठीक है। आइए, ना समझ में आया बताइए, एक बार फिर समझाएंगे। ग में क्या है, दे ले पी कर, इन चार धातुओं को ह्रस्व इकार कर फिर दीर्घ करने पर ये प्रत्यय लगाने पर उनकी विधि क्रियाएं इस प्रकार बनती हैं। तो देखिए, दे की बात हो रहा है, ज आधा ज ये मिलाकर के दीजिए। अब दीजिए क्या है, ये शुद्ध है, यहाँ पे अब ये मत लगाइएगा, दीजिए में गलत हो जाएगा। इसी तरह लीजिए ये शुद्ध है, ए नहीं लगेगा यहाँ पे भी। पीजिए ये शुद्ध है और कीजिए ये शुद्ध है, बस इसको छोड़िए, इतना ही जानिए कि दीजिए, लीजिए, पीजिए, कीजिए ये शुद्ध शब्द है, ठीक है। यहाँ पर यह नहीं लगेगा। ये चारों शब्द को ध्यान रखिएगा, बाकी ये सब छोड़िए, नहीं समझ पाएंगे, अभी बाद में समझिएगा और इसकी जरूरत भी नहीं है अभी इतना। घ, अव्ययों को पृथक करने के लिए, पृथक रखने के लिए ए का प्रयोग होना चाहिए। जैसे चाहिए इसलिए, चाहिए इसलिए में अब यह वाला ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये गलत है। ये दोनों शुद्ध रूप है, इसलिए भी शुद्ध है एकदम, चाहिए भी शुद्ध है, इसमें कोई डाउट नहीं है और ये सभी लोग जानते हैं और यह शायद ही कम लोग लगाते होंगे, लेकिन जो लगाते हैं वो गलत लगाते हैं। अब अगला देखिए क्या कहा जा रहा है, जहां वर्णों के पंचमाक्षर जानते हैं, पांचवा अक्षर, कितने वर्ग हैं, 5 हैं, पांचों के अंतिम अक्षर क ख ग घ अंग च छ ज इ ट ठ अ त न प प भ म, इसी को पंचमाक्षर कहते हैं। के बाद उसी वर्ग के शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो वहां अनुस्वार लगता है। अनुस्वार मतलब एक बिंदी ऊपर, ठीक है। नियम यही कहता है कि वहां पर जहां पंचमाक्षर यानी जिस वर्ण का पंचमाक्षर हो, यदि उसी 4 वर्ण में से कोई वर्ण आ रहा हो तो वहां अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। जैसे वंदना, नंद, अंत, गंगा, संपादक इत्यादि शब्द है। तो देखो त थ द न क्या है, 5वां अक्षर है ना, और द भी उसी वर्ग का है, उसी चारों में से कितना हुआ, त थ द ध और न, यही 5 होता है ना, 1 2 3 4 5। देखो ये न है ना, यहाँ पंचमाक्षर की बात चल रहा है, न यहाँ भी वंदना में न लगा हुआ है ना, और इसी वर्ग का देखो उससे पहले द है। तो हम काहे वंदना को ऐसे क्यों लिख रहे हैं भाई, काहे इतना जगह है और समय बर्बाद कर रहे हो, और नियम के तहत भी ये गलत है। उसी तरह नंद भी आप क्यों लिखोगे ऐसे, इसमें भी द देखो, त थ द ध न, द है न है, पंचमाक्षर भी है, वो भी है। गंगा क ख ग घ अंग, संपादक, इस तरह से जहां पे हो वहां पे आप बिंदी लगाइए, न की आधा न, ठीक है। ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप लोग,
पहचानने के लिए मैंने लिखा, ये जो बना हुआ है इसके ऊपर देखो बिंदी नहीं है, सिंपल ऐसे है, इसको कहते हैं अर्धचंद्र। अब ये देखो इसके ऊपर बिंदी है, आधा चंदा है फिर बिंदी है, इसको कहते हैं चंद्रबिंदु। और ये क्या है, ये लाइन को मत ध्यान दो, लाइन इसलिए इशारा करने के लिए लिखा है। ये जो एक बिंदी दिखाई देता है ऊपर लगा हुआ, जैसे यहाँ पे वंदना में लगा है, नंद में लगा है, इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग क्या है, विसर्ग ये जो दो बिंदी लग जाता है उसी को कहते हैं विसर्ग। ये चिन्ह है विसर्ग का, ये चिन्ह है अनुस्वार का। ठीक है, पहचानने के लिए बताया गया है। देखिए नए, नए, नई, नई का शुद्ध प्रयोग आपने देखा होगा, नई दिल्ली लिखा है, स्टेशन का नाम ही नई दिल्ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे तुम बता रहे हो भैया, बड़े विद्वान बन गए हो, नई दिल्ली कितने पढ़े लिखे लोग लिखे होंगे, ऐसे कैसे गलत लिख सकते हैं। तो बहुत पढ़े लिखे लोग आज भी सुधार नहीं रहे, धूम्रपान लिखा होता है हर जगह, कहीं बताइए धूम्रपान नहीं लिखा होता है। अब वो पढ़े लिखे लिखते हैं कि पढ़े लिखे लिखवाते हैं, लिखने वाले तो उतने ज्ञानी होते नहीं, ये तो पक्का तय है। जो पेंटर वगैरह टाइप के होते हैं वो तो भाई इतने नहीं पढ़े लिखे होते हैं, या कुछ अपवाद स्वरूप होते भी होंगे तो मुझे नहीं पता है। लेकिन जो लिखवाते हैं निश्चित रूप से पढ़े होते हैं, लेकिन इतना व्याकरण का ज्ञान रखते नहीं है, इसीलिए वो गलतियां कर देते हैं। रही बात है नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली भैया ऐसे छप गया, ऐसे लिखवा दिया गया, इसी को जो है संविधान में भी लिख दिया गया। अब इस गलत चीज को भी सही रूप में स्वीकार कर लिया गया, इसलिए अब वैसे ही प्रचलन में चला आ जा रहा है कि नई दिल्ली इसी प्रकार से लिखा जाता है। किसी झूठ को, किसी गलत को बार बार जब बोला जाता है तो वो सत्य साबित हो जाता है। वही चीज नई दिल्ली के साथ है, अन्यथा सही शब्द तो नई ऐसे लिखा जाता है, ये है शुद्ध शब्द नई। ठीक है, लेकिन चूंकि संविधान में भी इसी तरह दर्ज है इसलिए स्वीकार कर लिया गया। उसी तरह एक विवाद था गांधी जी का, गांधी जी, गांधी, गांधी शुद्ध ऐसे है, ये शुद्ध है और ये है गलत। अब आप कहोगे हमने तो नोट में देखा है यही लिखा है, तो नोट में लिखा हो चाहे दीवार में लिखा हो, गलत लिखा है तो गलत है वो। अब स्वीकार कर लिया गया है तो मैं क्या करूं। तो ये आयोग ने भी देखो इसी गांधी जी को सत्य माना है। कुछ किताबों में गांधी जी ये देता है, कुछ किताबों में ये दे दिया गया है चंद्रबिंदी वाला, कुछ में अनुस्वार वाला, लेकिन चंद्रबिंदी वाला ही वास्तव में सही है। ठीक है, ये गलत है। नई दिल्ली की बात है तो नई दिल्ली चलो हमने भी एक्सेप्ट कर, जब संविधान ने स्वीकार कर लिया, पूरे देश ने स्वीकार कर लिया, तो हम लोग भी इसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन और जगह मत स्वीकार करिएगा, जैसे नई लिखते चले आते हैं, ई लगा दिया, कहीं यह लगा दिया। अब आगे देखते हैं, जिस शब्द का अंतिम वर्ण या है उसका बहुवचन में क्या होता है, ए होता है। नया ही मूल शब्द है, ये नया शब्द जो है यही मूल शब्द है, तो इसका एक वचन की बात आएगी तो आप या करोगे, बहुवचन जहां लगेगा वहां ए हो जाएगा और स्त्रीलिंग में ई हो जाएगी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली को अपवाद छोड़ दीजिए। हाँ, धूम्रपान की बात कर रहे थे, हर जगह मैंने तो आजकल कहीं कहीं, आजकल बोल रहा हूँ नहीं, आज तक बोलना चाह रहा हूँ मैं, आज तक मैंने कहीं धूम्रपान को सही लिखे देखा ही नहीं। आप भी शायद नहीं देखे होंगे। धूम्रपान शब्द ही गलत होता है, वास्तव में सही शब्द होता है धूमपान। धूम माने होता है धुआं, ठीक है, धूम्रपान गलत शब्द है। ठीक है, तो कुछ चीजें जो है गलत प्रचलन में आ गई है, लोग उसको बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, वही गलत चीजें लिखी जाती हैं। तो हिंदी है बहुत कठिन भैया, इसको अच्छे से पढ़ना होता है तभी समझ में आती है बात। उम्मीद करते हैं नए वगैरह वाले शब्द में आप क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ए वाला नया शुद्ध है, ए वाला शुद्ध है और एक वचन में ए वाला शुद्ध है। ठीक है, यही तीनों नया, नए, नई शुद्ध शब्द है। ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, नया, नए, नई, एक वचन में या होगा, बहुवचन में ए और स्त्रीलिंग में ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हुए,
हुए हुए हुई हुई का शुद्ध प्रयोग। हुआ, इसमें मूल शब्द देखो क्या होता है, मूल शब्द हुआ है, ठीक है। तब बात आएगी, तो जब मूल शब्द हुआ है तो इसका एक वचन क्या होगा, लिखा हुआ है, हुआ एक वचन ऑलरेडी लिखा हुआ है और मूल शब्द भी है, तो एक वचन हुआ। बहुवचन में ऐनक वाला ए में बदल जाएगा, यहाँ पे ए वाला मत लगाइएगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ये जो पहला लिखा है गलत है। स्त्रीलिंग की बात आएगी तो हुई ई का मात्रा लग जाएगा, तो ये तीनों सही है। यहाँ पर कौन सा गलत है, ए एक गलत है और ये दोनों ही शब्द गलत हैं, ठीक है। कौन सही है, हुए बहुवचन, हुई स्त्रीलिंग और हुआ एक वचन। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो भैया, उसी तरह एक शब्द यहाँ पे है, एक शब्द नहीं है अनेक शब्द है, देखते हैं। गए, गई, गए, गई। तो मूल शब्द ढूंढो क्या है, मूल शब्द गया है मेरे भाइयों, मूल शब्द गया है। तो एक वचन इसका जहां रहेगा वहां या आप लिखेंगे, बहुवचन में यही ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग में गई हो जाएगा, ठीक है। यही तीनों सही है, बाकी ये गलत है, ठीक है, और एक गलत शब्द है। ये सही है, ये सही है और एक वचन में ये सही है, ठीक है। किए, किए का शुद्ध प्रयोग, इसको देख लेते हैं। किए, किए का शुद्ध प्रयोग। किया क्या है, ढूंढो आप मूल शब्द। मिल गया मुझे मूल शब्द किया, तो एक वचन होगा किया, बहुवचन होगा किए, ठीक है। ये वाला शब्द गलत है। लिए, लिए, ये बड़ा पॉइंट बात है, 99% इसके बारे में लोग नहीं जानते, मेरा दावा है। लिए और लिए, अब आप कहेंगे ये वाला तो सही है और ये वाला गलत है। मैं कहूंगा मैं तो दोनों को सही मानूंगा। अब बताओ, मैं मानूंगा इसको भी सही, मैं मानूंगा इसको भी सही। क्यों सही है दोनों, आपने तो आज तक यही किया, यही देखा, लेकिन दोनों शुद्ध है, दोनों शुद्ध रूप है। किंतु जहां अव्यय व्यवहारित होगा, क्या होगा, अव्यय, जहां अव्यय व्यवहारित होगा वहां लिए का प्रयोग करेंगे, ऐनक वाला ए लगाएंगे। जैसे मेरे लिए उसने जान दी। अब आओ अगले पे बात कर लेते हैं। ये क्या है, क्रिया के अर्थ में, क्रिया के अर्थ में लिए यानी यह का प्रयोग होगा। क्यों भैया, काहे ऐसा कर रहे हो, क्यों उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो? अरे उल्टा सीधा नहीं, मैं सही पढ़ा रहा हूं। सीता ने 4 आम लिए, जब ऐसे आप क्रिया में करेंगे तब ए वाला लिए लगाएंगे, न कि ए वाला लगाओगे तो हो जाए गलत। और अच्छा आदमी देखेगा, कॉपी चेक करेगा तो काट के कर देगा 0 नंबर। इसलिए लिए लिए का कहाँ प्रयोग होगा, कैसे होगा, ध्यान रखना। चलो भैया, चाहिए, चाहिए इसलिए 2 बार क्यों मैंने लिख दिया है जी, है तो एक ही चीज। चाहिए और इसलिए का प्रयोग होना चाहिए, 2 बार गलती से हो गया है, इसको छोड़ दीजिए, इसके पीछे मत पड़िए। गलती इंसान से होती है, हैवान से नहीं। चाहिए और इसलिए की बात हो रही थी, दोनों ही शब्द क्या है, अव्यय है, इनका शुद्ध रूप यही होगा। यानी चाहिए अगर आप लिखते हैं तो आप गलत हैं, और अगर आप इसलिए भी लिखते हैं तो भी आप गलत हैं। तो दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, एकदम शुद्ध रूप है दोनों। जैसे आप लिखते आए हैं वैसे लिखते रहिए, यह नहीं लगाना है, बस ध्यान रखिए। जो यह लगाता हो आज के बाद बंद कर देगा। चलिए, आज के लिए वर्तनी का इतना ही व्याकरण आधारित क्लास था, और उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन समझे होंगे, और नहीं समझे होंगे तो क्लास को शांत मन से एक बार और देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ऊपर के जो क, छ, छत्री, त्र ये सब वाला था, ये सब लगभग लोग जानते हैं। खास करके जो नीचे वाले पोर्शन थे, कहाँ से कहाँ तक इम्पॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। ये सब पे बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ें तो मैंने चर्चा कर ही दिया। हड़ न सब जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। छ, छत्री वाला और छाता वाला छ सब भी जाने, ब व की कोई बात नहीं है। तालब श, मूर्धन्य सभी लगभग सभी जानते हैं। शब्दों को आप पहचान रहे हैं तो सब कुछ जान रहे हैं, ठीक है। इन सब कुछ चीज़ों को छोड़िए, बहुत फोकस, बहुत जान लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। आप कहाँ से ध्यान देंगे, इसमें भी फंसिएगा मत, और फंसिएगा तो है तो ये लिखने में दोनों शुद्ध रूप है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। कुछ शब्दों के रूप वैकल्पिक अर्थात दोनों रूप सही होते हैं, बात तो एकदम सही है, दोनों रूप सही हैं,
लेकिन व्याकरण में, वर्तनीक में अब आयोग कौन सा मानता है उसके ऊपर है। हालांकि जैसे कौशल्या प्रश्न आया हुआ है तो उसमें तालव्य स वाला इन्होंने सही माना है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप निबंध लिख रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए इस कोश को आप लिखना शुरू कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, मेंस वगैरह परीक्षा में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आपने इस कोश को उठा लिया तालव्य स वाला, तो आप निबंध कोई लिख रहे हैं, अगर कोश शब्द वहां लिखना है तो इस तालव्य स वाले को उठा रहे हैं अगर शब्द को, तो यही उस निबंध में पूरा लिखिए। नहीं कहीं आप तालव्य स लिख दिए, कहीं आप मूर्धन्य स वाला लिख दिए, तो ये गलत है। एक शब्द उठाइए तो उस पूरे निबंध में एक ही लिखिए। हनुमान चाहे हनुमान, हनुमान या हनुमान जो भी उठाना हो, चाहे बड़ा उपमात्रा चाहे छोटा वाला, अगर आप कोई लेख लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो एक ही का प्रयोग आप हर जगह उस लेख के दौरान करेंगे। न कि पहले दूसरे लाइन में हनुमान लिख दिया और तीसरे चौथे लाइन में हनुमान कर दिया, तब गलत हो जाएगा। हनुमान या हनुमान एक ही चुनना है उस लेखन शैली, लेखन में या निबंध में आपको उसी को याद करना है। ठीक है, अंजलि को आपने लिया तो या तो अंजलि लिखिए या अंजलि लिखिए। ठीक है, शुद्ध रूप आयोग में शायद इसे माना गया है, एक बार मैं क्लियर करके बता दूंगा। सा जैसा का इम्पॉर्टेंट एक पोर्शन था भाई, जहाँ पे सा सी से और जैसा आदि का प्रयोग हो वहाँ पे हाइफन बीच में लगाइए। बाकी ए और ए का मैंने बता ही दिया, ये भी एक अच्छा पॉइंट है ध्यान रखने योग्य। और जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वह है, यहाँ पे मैंने बता दिया, दीजिए लीजिए पीजिए शुद्ध है ही, और सबसे ज़रूरी है आप जो है इनको पहचानिए ही, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपकी लेखन शैली में बहुत काम करेगा। ए वाला हो गया, ए वाला हो गया, ठीक है, ये हो गया, लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। 99% लोग इसको नहीं जानते हैं, 99% इसका प्रयोग सही नहीं जानते हैं, केवल इसी को प्रयोग सही जानते हैं, इसका तो जानते ही नहीं है। आज जान लीजिए, ठीक है, चाहिए इसलिए दोनों यही सही है, सभी जानते हैं, 99% इसको जानते हैं। ठीक है, इसको जानते हैं, यह शायद ही 1-2% लोग लगाते होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को देख रहे हैं, इसी चैनल को आपको आगे बढ़ाना है, एकमात्र आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए कि इस चैनल को शीर्ष पे पहुंचाना है, और मैं अपना लक्ष्य निर्धारित करता हूं कि आपको वर्दी और सचिवालय पहुंचाना। जय हिंद, जय भारत।